साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज की इस महत्वपूर्ण कक्षा में। आज का विषय है बच्चन सिंह और बच्चन सिंह के कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब परीक्षाओं में आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा की बात करें, बिहार की परीक्षा की बात करें, उत्तराखंड में, झारखंड में, कहीं भी आप देखें तो परीक्षा के पैटर्न में बच्चन सिंह के आलोचनात्मक कथन अब पूछे जाने लगे हैं। अभी बीपीएससी की परीक्षा आयोजित हुई 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं, उसमें भी बच्चन सिंह के कथन पूछे गए थे। उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की बात करें, परीक्षा कोई भी हो, बच्चन सिंह के महत्वपूर्ण कथन पूछे जाने लगे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग नए पैटर्न के हिसाब से ये कक्षा कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दरअसल जब हम बच्चन सिंह की बात करते हैं तो बच्चन सिंह ने आधुनिक काल का जो विभाजन किया वो कितने भागों में किया, ये एक प्रश्न है। तो जब हम बच्चन सिंह की बात करते हैं बच्चन सिंह अब यहां बच्चन सिंह में हमको देखना है आधुनिक काल। आधुनिक काल देखना और आधुनिक काल में उन्होंने क्या विभाजन किया। तो आधुनिक काल का बच्चन सिंह ने जो विभाजन किया उस पे उन्होंने श्रेणियां बनाई, तीन श्रेणी बनाते हैं, जिसमें पहला कहते हैं नवजागरण युग। और नवजागरण युग की जो समय सीमा है 1957 से 1920 तक उन्होंने रखा। 1957 से 1920 तक स्वच्छंदता वाद युग, जिसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं, 1920 से 1938 तक का समय उन्होंने रखा। और तीसरा विभाजन उन्होंने किया उत्तर स्वच्छंदतावाद युग। यानी छायावादोत्तर जिसे हम कह सकते हैं, इसको उन्होंने 1938 से अद्यतन तक रखा, यानी कि आज तक रखा, आगे तक रखा। ये डेट आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब इसमें हम शुरुआत करेंगे कि नवजागरण युग में बच्चन सिंह की क्या अवधारणा है। नवजागरण एक ऐसा टॉपिक है जिससे साक्षात्कार इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक मिनट रुकिएगा, आपसे थोड़ा सा कॉल आ रही है।
तो चलिए आगे चर्चा बढ़ाते हैं। तो नवजागरण की जब वो बात शुरू करते हैं तो नवजागरण में वो कहते हैं कि 19वीं सदी का औपनिवेशिक भारत, यानी कि जो 19वीं सदी है, सदी का औपनिवेश। अब देखिए औपनिवेश क्या होता है, तो औपनिवेश का उनका तात्पर्य है अर्थात जो उपनिवेश है वह किसी दूसरे का है, यानी दूसरे लोग भारत पर आकर कब्जा करते हैं और अपना राज्य स्थापित करते हैं। तो ये कब होता है, नवजागरण में। तो 19वीं सदी का जो औपनिवेशिक भारत है और हिंदी नवजागरण, और हिंदी नवजागरण, यहां प्रश्न ये बनेगा कि नवजागरण का विभाजन करते समय 19वीं सदी का औपनिवेशिक भारत और हिंदी नवजागरण नाम से विभाजन किसने किया है? तो यह विभाजन बच्चन सिंह ने किया है और ये बताते हैं कि भारतीय इतिहास का आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। भारतीय इतिहास का आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास का आधुनिक काल कब से शुरू होता है? तो भारतीय इतिहास का जो आधुनिक काल है वो 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। कंफर्म है? ठीक है, अब यहां और कुछ चीज समझने वाली है। दरअसल उस समय की स्थिति क्या थी कि 1775 में बंगाल में आधुनिक काल का उदय और मध्यकाल का अंत होता है और बंगाल में अंग्रेजी राज्य मिला नहीं था, किंतु अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। 1818 में महाराष्ट्र अंग्रेजों के अधीन हो गया और वहां आधुनिक काल का प्रारंभ इसी समय से माना जाता है। 1856 में अवध में अंग्रेजी राज्य का अंग बन गया। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिजुल बज गया, यानी बंगाल के आधुनिक काल से 100 वर्ष बाद। तो जो बंगाल का आधुनिक काल था और जो बाकी देश का आधुनिक काल है उसमें काफी समय है, काफी अंतर है। पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में आया और हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में इसी वर्ष में आधुनिक काल का समारंभ माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, सब में जो आधुनिक काल का उदय है वो अलग अलग माना जाता है। तो हिंदी पट्टी में उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बिगुल के साथ ही उत्तर प्रदेश में आधुनिक काल का उदय माना जाता है, ये बच्चन सिंह कह रहे हैं। अब एक कथन है बहुत महत्वपूर्ण, उस कथन को हम लोग यहां नोट करेंगे। कथन है, इससे ध्वनित होता है कि आधुनिक काल के आने का श्रेय इससे ध्वनित होता है कि आधुनिक काल के आधुनिक काल के आने का श्रेय अंग्रेजी उपनिवेशवाद को है।
अंग्रेजी अंग्रेजी उपनिवेशवाद को है। जिस तरह भक्ति आंदोलन के बारे में प्रश्न उठाया जाता है, जिस तरह से भक्ति आंदोलन के विषय में जिस तरह से भक्ति आंदोलन के विषय में प्रश्न उठाया जाता है कि यदि मुसलमान ना आए होते तो भक्ति आंदोलन की लहर यदि मुसलमान न आए होते तो भक्ति काल की लहर, क्योंकि शुक्ल जी ने भक्ति काल को लहर के तौर पर न उठती, उसी प्रकार कहा जाता है, उसी प्रकार कहा जाता है यदि अंग्रेज भारत न आए होते, भारत न आए होते तो आधुनिक काल न आता। तो आधुनिक काल न आता। तो ये एक महत्वपूर्ण कथन है, बच्चन सिंह का कथन है, आधुनिक काल के उदय पर महत्वपूर्ण कथन है। इससे ध्वनित होता है कि आधुनिक काल के आने का श्रेय अंग्रेजी उपनिवेशवाद को है। जिस तरह से भक्ति आंदोलन के विषय में प्रश्न उठाया जाता है कि यदि मुसलमान न आए होते तो भक्ति काल की लहर न उठती, उसी प्रकार कहा जाता है यदि अंग्रेज न आए होते तो आधुनिक काल न आता। क्लियर है? अब इसके आगे, ये तो आधुनिक काल के उदय की बात हो गई कि किस प्रकार से आधुनिक काल का उदय होता है। अब यहां पर भाषाओं की बात पर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं, जिस प्रकार खड़ी बोली का प्रचार खड़ी बोली का प्रचार महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात आदि में था, जिस प्रकार खड़ी बोली का प्रचार महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात आदि में था, उसी प्रकार 19वीं शताब्दी में हिंदुस्तानी संगीत हिंदुस्तानी संगीत अब कौन सी हिंदुस्तानी संगीत की बात कर रहे हैं? ख्याल गायकी का प्रसार भी
ख्याल गायकी का प्रसार भी हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के हिंदी भाषा बाहरी क्षेत्रों महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, गुजरात में हुआ। यह भी एक महत्वपूर्ण कथन है। जिस प्रकार खड़ी बोली का प्रचार महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात आदि में था, उसी प्रकार 19वीं शताब्दी में हिंदुस्तानी संगीत यानी ख्याल गायकी का प्रसार भी हिंदी भाषी भाषा क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, गुजरात में हुआ। अब खड़ी बोली का जो संघर्ष है नवजागरण काल में किस तरह से आता है उस पर बात करेंगे। दरअसल बच्चन सिंह कहते हैं कि नवजागरण का जो प्रवाह है अपनी पूरी गति से 1947 तक बना रहा। इसके बाद इसका जादू समाप्त हो जाता है। फिर हम उसी मरे हुए जादू की पूंछ पकड़कर नई समस्याओं की वैतरणी पार करना चाहते थे। तो एक कथन है, इसको लिख लेंगे। नवजागरण का प्रवाह अपनी पूरी गति में 1947 तक बहता रहा। नवजागरण का प्रवाह अपनी पूरी गति में 1947 तक बहता रहा। लेकिन पर इसके बाद इसका जादू समाप्त हो जाता है। इसके बाद इसका जादू समाप्त हो जाता है। फिर भी हम उसी मरे हुए जादू की पूंछ पकड़कर फिर भी हम उसी मरे हुए जादू की कितना व्यंग भाषा में इन्होंने अपनी बात को रखने का प्रयास किया। पकड़कर नई समस्याओं की वैतरणी पार करना चाहते थे। नई समस्याओं की वैतरणी पार करना चाहते थे। ठीक है, यह भी कथन किसका है? कथन है बच्चन सिंह का। ठीक है, आगे बताते हैं कि एक समय था
यानी कि 19वीं शताब्दी के आसपास का। 19वीं शताब्दी के पहले से ही खड़ी बोली गद्य की रचनाएं मिलने लगती हैं, लेकिन इसके प्रचार प्रसार और जो उसके उल्लेख की पुस्तकें थी, इनकी यात्रा और उनका जो पदचिन्ह था वो यूपी या हिंदी राज्यों के बाहर भी देखने के लिए मिलने लगता है। अब एक प्रश्न यहां और बनता है खड़ी बोली को लेकर, जिसका एक कोटेशन पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली शब्द फोर्ट विलियम कॉलेज की टकसाल से निकला है। खड़ी बोली शब्द फोर्ट विलियम कॉलेज की टकसाल से निकला है। खड़ी बोली शब्द फोर्ट विलियम कॉलेज की टकसाल से निकला है। सबसे पहले कॉलेज के भाखा मुंशी लल्लू लाल और सदल मिश्र ने इसका प्रयोग किया। सबसे पहले कॉलेज के भाखा मुंशी दो लोग थे, लल्लू लाल और सदल मिश्र ने इसका प्रयोग किया। ठीक है, खड़ी बोली शब्द फोर्ट विलियम कॉलेज की टकसाल से निकला है। सबसे पहले कॉलेज के भाखा मुंशी लल्लू लाल और सदल मिश्र ने इसका प्रयोग किया। ठीक है, दरअसल टकसाल और एक प्रश्न उठता है कि ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ही क्यों की गई, इसका क्या उद्देश्य था। तो दरअसल भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो वो उच्च अधिकारियों को तो अपने साथ ले आती है, लेकिन जो क्लर्क हैं, छोटे स्तर के अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति वो भारत से ही करना चाहते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करती है और इसमें हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल आदि देसी भाषाओं की सामान्य पुस्तकें अनुदित होती थी। और हिंदी या हिंदुस्तानी के जो अध्यापक थे उनका नाम था गिलक्राइस्ट। इन्होंने किसी हिंदी वाले को, भारतीय को हिंदी का अध्यापक भी नहीं बनाया, अंग्रेज को ही बनाया, जिनका नाम था गिलक्राइस्ट। हिंदी या हिंदुस्तानी के वो अध्यापक थे। कॉलेज में जो था काफी प्रचार और दुष्प्रचार का भी दौर था। उर्दू के लिए अलग मुंशी नियुक्त हुए और भाखा या हिंदवी के लिए अलग मुंशी नियुक्त किए गए। यहाँ पर दो शब्दावलियां आती हैं, इन शब्दावलियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो भाखा या हिंदवी, भाखा या हिंदवी, ये दोनों शब्द का तात्पर्य है किससे, हिंदी से। और उर्दू के लिए अलग अध्यापक, भाखा और हिंदवी के लिए अलग भाखा मुंशी रखे गए। अंग्रेजों ने गलतफहमी फैलाई। ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की भूमिका में लिखा कि हिंदी अंग्रेजी द्वारा अस्वीकृत है। तो ध्यान रखना है द मॉडर्न
वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में ग्रियर्सन ने लिखा कि हिंदी अंग्रेजों के लिए अस्वीकार है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में ग्रियर्सन ने लिखा कि हिंदी अंग्रेजों के लिए अस्वीकार है। ठीक है, आगे और महत्वपूर्ण कथन लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद जो हिंदी थी उसका जो प्रभाव था, जो स्वरूप था, वो फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर अलग था और फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर अलग था। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर दो गद्य लेखकों का नाम लिया जाता है, जिसमें मुंशी सदा सुख राय निसार और इंसा अल्लाह खां। सदा सुख राय कॉलेज के भाखा मुंशियों से पहले ही गद्य रचना प्रस्तुत कर चुके थे और भाषा मुंशियों के समकालीन थे। हिंदी में गद्य परंपरा और पीछे ले जाने की प्रवृत्ति के कारण गंग कवि के चंद छंद वर्णन की महिमा और राम प्रसाद निरंजनी की योग भाषा योग वशिष्ठ दौलत राम के पद्म पुराण वचनिका का भी उल्लेख किया जा सकता है। अगर चंद छंद वर्णन की महिमा देखें तो काफी पुरानी रचना है, ये तो अकबर के समय की है और ये माना जाता है कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए इसे लिखा गया था। इसमें अकबर के नूरवादीन कहा गया है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नूरवादीन अकबर को किस ग्रंथ में कहा गया है। अकबर को नूरवादीन चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ में कहा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अकबर को नूरवादीन किस ग्रंथ में कहा गया है। चंद छंद वर्णन की महिमा अकबर कालीन मानी जाती है। बच्चन सिंह से वस्तुतः यह जाली ग्रंथ है। तो बच्चन सिंह इस ग्रंथ को जाली ग्रंथ बताते हैं। तो इसके बाद हिंदी जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद देखिए, हम बच्चन सिंह के अनुसार पढ़ रहे हैं तो नवजागरण इनके अनुसार अलग होगा। सबके अनुसार नवजागरण की सीमा अलग अलग है। तो हम जिसको पढ़ रहे हैं बच्चन सिंह को, उसके अनुसार ही नवजागरण की सीमा को ध्यान रखें। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद
अब अगला चरण था कि हिंदी अदालती भाषा बनी। हिंदी गद्य अपने परिष्कृत रूप में आ गया था। सरकारी, गैर सरकारी और पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से बहुत आगे बढ़ गया। अचानक इसे सरकार और संप्रदाय वासियों का सामना भी करना पड़ा। कंपनी सरकार ने 1836 में एक इश्तिहार निकाला जिसके अनुसार अदालतों में देसी भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि जो कंपनी सरकार है देसी भाषाओं का प्रयोग अदालत में कब से करने की अनुमति देता है। यहां लिखेंगे कंपनी सरकार में 1836 में एक इश्तिहार के माध्यम से कंपनी सरकार ने 1836 में एक इश्तिहार के माध्यम से अदालतों में देसी भाषाओं के उपयोग की अनुमति दी। तो ये कौन सा दौर था? तो ये 1936 का दौर था। अब भारत में अदालत की जो भाषा है वह हिंदी इस प्रकार से बन जाती है। और यहां एक प्रश्न और बनता है जो पिछली बार भी परीक्षा में पूछा गया, हिंदी नए चाल में ढली। सन 1884 में भारतेंदु हरिश्चंद्र कालचक्र तैयार कर रहे थे। में भारतेंदु हरिश्चंद्र कालचक्र तैयार कर रहे थे। सन 1984 में भारतेंदु हरिश्चंद्र कालचक्र तैयार कर रहे थे। इसमें संसार में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनका समय निर्णय, इसमें संसार में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उनका समय निर्णय किया गया है। ये कालचक्र पर कथन है। श्री राम युधिष्ठिर सिकंदर के आक्रमण करबला के युद्ध हाथ का समय निर्धारित करते हुए लेखक ने हिंदी नई चाल में ढली का उल्लेख किया है। हिंदी नई चाल में ढली 1937 का वर्णन लेखक ने किया है। और ये 1837
शुक्ल जी पर तंज करते हुए बच्चन सिंह की जगह लिखते हैं, लगता है शुक्ल जी ने कालचक्र नहीं देखा था। लगता है शुक्ल ने कालचक्र नहीं देखा था, पुस्तक नहीं बल्कि विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के कालांकन की सूची है। यह पुस्तक नहीं, मतलब कहते हैं कि यह पुस्तक नहीं है बल्कि विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के बल्कि विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के कालांकन की सूची है। ये भी महत्वपूर्ण कथन है। बच्चन जी शुक्ल जी पर तंज कसते हुए लिखते हैं कि लगता है कि शुक्ल जी ने कालचक्र नहीं देखा था। यह पुस्तक नहीं है बल्कि विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के कालांकन की सूची है। तो एक महत्वपूर्ण कथन है। आगे भारतेंदु युग के विषय में और भी कथन आते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर लिखते हैं बच्चन सिंह कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। आधुनिक गद्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी गद्य को अनेक रूपों हिंदी गद्य को अब अनेक रूप की बात करते हैं। निबंध, नाटक, इतिहास, आत्मकथा। निबंध, नाटक, इतिहास, आत्मकथा, उपन्यास, उपन्यास, यात्रा वर्णन आदि में ढाला, आदि में ढाला। इसके पूर्व, अब इसके पहले की भी बात करते हैं कि इसके पहले जो था इन विधाओं का आविर्भाव नहीं हो पाया था। आविर्भाव नहीं हो पाया था। तो एक महत्वपूर्ण कथन यह भी है, भारतेंदु के व्यक्तित्व में फक्कड़पन और मस्ती भरी हुई थी। भारतेंदु के
व्यक्तित्व में अक्कड़पन और मस्ती भारी पड़ी भरी हुई थी। इसके आगे का जो कथन है बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास प्रसिद्ध अमीचंद के वंशज और अमीचंद के इतिहास प्रसिद्ध अमीचंद के वंशज और काशी के सुप्रसिद्ध रईस गोपाल चंद्र के पुत्र थे। काशी के सुप्रसिद्ध रईस गोपाल चंद्र के इसीलिए बहुत सारे लोग इन्हें सामंतवाद का समर्थक भी बताते हैं। वे जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ के अनुयायी थे। वे जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ के अनुयायी थे। तो यहां से प्रश्न उठेगा कि किसने भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा कि वे जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ के अनुयायी थे। आगे कथन और है। हम लोग आज बच्चन सिंह के महत्वपूर्ण कथन कर रहे हैं। मुसलमानी राजाओं नवाबों के धार्मिक मुसलमानी राजाओं नवाबों के धार्मिक अत्याचार से अंग्रेजों द्वारा मुक्ति पाने के कारण मतलब अंग्रेज आए तो मुसलमान भाग गए। हिंदू जाति ने राहत की सांस ली थी। राहत की सांस ली थी। इसमें कोई संदेह नहीं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है। आगे और कथन लिखेंगे। भारतेंदु मंडल के निबंधकारों में
निबंधकारों ने निबंध की जो नींव डाली उसी पर महावीर प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की इमारत खड़ी हुई। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की इमारत खड़ी हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है निबंध के उद्भव और विकास के संबंध में। भारतेंदु मंडल के निबंधकारों ने निबंध की जो नींव डाली उसी पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की इमारत खड़ी हुई। आगे भारतेंदु के ठीक पहले का साहित्य समाज से कटा हुआ समाज साहित्य से कटा हुआ सामंत वर्ग के लिए विलास और के लिए यानी कि ये कह रहे हैं कि जो साहित्य था वो विलास का विषय था, विलास और वैभव का गुणानुवाद कर रहा था। सामंत के लिए विलास और एक तो विलास और दूसरा वैभव, वैभव का गुणानुवाद कर रहा था। भारतेंदु ने उसे नवजागरण की बृहत्तर सामाजिक भारतेंदु ने इसे नवजागरण की बृहत्तर सामाजिक समस्याओं के साथ जोड़ा। समस्याओं के साथ जोड़ा। भारतेंदु से ठीक पहले का समाज साहित्य से कटा हुआ सामंत वर्ग के लिए विलास और वैभव का गुणानुवाद कर रहा था।
भारतेंदु ने इसे नवजागरण की बृहत्तर सामाजिक समस्याओं के साथ जोड़ा। महत्वपूर्ण कथन है बच्चन सिंह का। अगला कथन है, इस काल में व्यापारियों और पढ़े लिखे लोगों का एक मध्य वर्ग पैदा हो गया। इस काल में व्यापारियों और पढ़े लिखे लोगों का एक मध्य वर्ग पैदा हो गया था। एक मध्य वर्ग पैदा हो गया था। उपन्यास का आविर्भाव मध्यवर्गीय आकांक्षाओं और उपन्यास का आविर्भाव मध्य वर्ग की आकांक्षाओं और समस्याओं को लेकर हुआ और समस्याओं को लेकर हुआ। यानी कि बच्चन सिंह कहते हैं कि उपन्यास का उदय क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उपन्यास के उदय के लिए बताते हैं कि भारतेंदु युग या नवजागरण के आसपास व्यापारी वर्ग की बढ़ोतरी होती है और पढ़े लिखे लोगों की बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से एक मध्यवर्ग का जन्म होता है और मध्यवर्ग के जन्म के साथ ही उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए और उसकी समस्याओं को व्याख्यायित करने के लिए उपन्यास का जन्म होता है। एक महत्वपूर्ण कथन था ये। आगे कथन लेंगे। इस समय हिंदी साहित्य एक विचित्र द्विभागीकृत स्थिति से गुजर रहा था। हिंदी साहित्य एक द्विभागीकृत स्थिति से गुजर रहा था। कैसी स्थितियां थी? गद्य की भाषा खड़ी बोली और पद्य की ब्रजी। भाषा खड़ी बोली और पद्य की ब्रजी। दूसरी भाषा के साहित्य में इस प्रकार का द्विभागीकरण नहीं था। दूसरी भाषा के साहित्य में
इस प्रकार का विभागीकरण नहीं था। मतलब और भाषाओं की तरफ बच्चन सिंह ध्यान दिलाते हुए कहते हैं कि हिंदी की स्थिति इस तरह से थी कि दो भाषाएं आपस में ही लड़ रही थी, लेकिन और भाषाओं की तरफ अगर हम अपनी नजर को दौड़ाएं तो इस तरह का विवाद और भाषाओं में नहीं था। ब्रज भाषा के कवियों में दो तरह के लोग सम्मिलित थे। ब्रज भाषा के कवियों में दो तरह के लोग सम्मिलित थे, शुद्ध रीतिवादी और अविशुद्ध रीतिवादी। और शुद्ध रीतिवादी और अविशुद्ध रीतिवादी कवि दूसरे तरह के कवियों में दूसरे तरह के कवियों में कवियों की रचनाओं में जहां तहां देशभक्ति भी मिलेगी। ब्रज भाषा के कवियों में दो तरह के लोग सम्मिलित थे, शुद्ध रीतिवादी और अविशुद्ध रीतिवादी कवि। दूसरे तरह के कवियों की रचनाओं में जहां तहां देशभक्ति भी मिलेगी। ठीक है। अविशुद्ध रीति काव्य लिखने वालों में भारतेंदु हरिश्चंद्र मुख्य हैं। रीतिवादी काव्य लिखने में हरिश्चंद्र मुख्य हैं। उनकी कविता को अविशुद्ध इसलिए कहा गया है, इसलिए कहा गया है कि उन्होंने रीति काव्य को अतिरिक्त कहा गया है कि उन्होंने रीति काव्य को अतिरिक्त तत्कालीन जीवन बोध से संपृक्त तत्कालीन जीवन बोध से संपृक्त कविताएं भी ब्रज भाषा में लिखी हैं।
भी ब्रज भाषा में लिखी है। ये भी कथन बच्चन सिंह का है। तो अभी इसमें थोड़ा सा और बाकी रह गया है। मैं देख रहा हूं कि थोड़ी संख्या कम है क्योंकि पहले से बताया नहीं गया था। और इस तरह का जो प्रश्न है परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, एक ट्रेंड चल रहा है। तो इतिहास को हम लोग कई बार पढ़ते हैं, लेकिन समस्या ये हो जाती है कि हम पढ़ते हैं तो उसको भूल जाते हैं, पूरी आइडियोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हम इतिहास की आइडियोलॉजी को आपको समझाएं, तो कथन अपने आप समझ में आ जाएगा। जिस दिन आप ये समझने लगे कि बच्चन सिंह आपके घर के कोई सदस्य हैं और उनकी विचारधारा और उनकी इतिहास दृष्टि क्या रही है किसी चीज को देखने के लिए, जैसे वो कहते हैं कि दो तरह के कवि हुए, विशुद्ध और शुद्ध। विशुद्ध रीतिवादी कवि महाराजा रघुराज सिंह, सेवक सरदार बाबा रघुनाथ दास, बेनी द्विज, लक्ष्मीराम, ललित किशोरी, राजा लक्ष्मण सिंह। और अविशुद्ध रीति कवियों में भारतेंदु मंडल के लोगों में भारतेंदु सिंह, सुमेर सिंह, शाहबाजादे, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, रामकृष्ण वर्मा, राधाचंद्र गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी और राधा कृष्ण दास आदि प्रमुख हैं। तो बच्चन सिंह ने ब्रज भाषा के कवियों को भी दो पार्ट में अलग कर दिया, शुद्ध रीतिवादी कवि और अविशुद्ध रीतिवादी कवि। यहां पर दो तरह का जो मामला आया, उसमें अविशुद्ध रीति काव्य लिखने वालों में उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को रखा है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरह का विभाजन है। अच्छा, आदरणीय गुरु जी, आपकी आशीर्वाद से जून की नेट जेआरएफ की परीक्षा सफलता प्राप्त हुई। बहुत अच्छा, बड़ी खुशी होती है और आपको बहुत बधाई है। जल्दी से कहीं पीएचडी में प्रवेश ले लीजिए अगर नहीं लिए हैं तो, और शोध करिए, पीएचडी करिए और असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। टीजीटी पीजीटी की नौकरी तो मिल ही जानी है। ये तो हम लोग इतना पढ़ लेंगे, इस दृष्टिकोण से पढ़ लेंगे कि टीजीटी पीजीटी की नौकरी तो मिल ही जाएगी, कोई नहीं रोक सकता, बस सरकार परीक्षा करवा दे। तो हम इतनी अच्छी तैयारी कर लिए हैं, इतने दृष्टिकोणों से तैयारी कर लिए हैं कि हमें कोई नहीं रोक सकता, हमारी नौकरी पक्की है। लेकिन हमें और ऊंचाई तक जाना है, पढ़ते रहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। ठीक है, तो बाकी की जो चर्चा है कल हम लोग करते हैं, और इसी तरह से आप सबका प्यार बना रहे। हम और मेहनत करेंगे, चीजों को और खोजेंगे, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे, संभावित प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, शुभ दिन।